Hello friends, welcome in eShiksha. So, start our mission for NET JRF 2021. पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट को शिक्षा शास्त्र विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसकी यूनिट 6 बेसिकली नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है हमारा, उसकी यूनिट 6 को पढ़ रहे हैं हम लोग। यूनिट 6 की आज क्लास नंबर 2 है। कल मैंने एक क्लास ली थी, इसकी मीनिंग पढ़ाया था आपको, अर्थ पढ़ाया था, बताया था एजुकेशनल रिसर्च का यानी कि शैक्षिक अनुसंधान का, और उसकी करेक्टरिस्टिक्स कुछ बताए थे, विशेषताएं जिससे क्वेश्चन पुट होता है। तो होपफुली आपने उसे पढ़ लिया होगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदर फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। अभी जो आपकी रिसर्च की क्लास चल रही है पेपर 2 के लिए, ये आपके पीएचडी एंट्रेंस में भी हेल्पफुल होगी। क्लास को प्रॉपर्ली ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, तो क्लास नंबर 2 आज पढ़ते हैं हम। मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको स्टेप्स, जो चरण होते हैं, पद होते हैं रिसर्च के, आपने बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ये नहीं कह रही नहीं पढ़ा होगा, आपने भाई एमएड किया है, एमए किया है, तो सारी चीजें पढ़ी होगी। बट जैसे कि मैं बेस को लेके चलती हूँ कि अगर कोई बच्चा नहीं जानता है तो उस बारे में जान जाए, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को भी इन्वॉल्व करती रहती हूँ। तो मैं बता दूँ आपको स्टेप्स, जिन लोगों ने सिर्फ पढ़े होंगे कि रिसर्च के स्टेप्स यानी अनुसंधान के कुछ चरण होते हैं, 4-5 चरण जो आपने पढ़े वो पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जितने भी रिसर्च आपको पढ़नी है, आप चाहे टाइप्स पढ़ोगे, ग्राउंडेड थ्योरी पढ़ोगे, या फिर मिक्स मेथड पढ़ोगे, या फिर इथनोग्राफी पढ़ोगे, या फिर आप केस स्टडी पढ़ोगे, बहुत ढेर सारे रिसर्च आपको, रिसर्च के टाइप्स यहाँ पे पढ़ने हैं, और सबके स्टेप अलग अलग हैं, सबके चरण अलग अलग हैं, और उन चरणों को आपको पढ़ना है, याद करना है, लर्न करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल रिसर्च का जो स्टेप है वो पेपर 2 में नहीं पूछा जाता है, पेपर 1 में पूछा जाता है, तो वो मैं पेपर 1 में करा दूंगी अभी। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं आज हम लोग साइंटिफिक रिसर्च को। साइंटिफिक रिसर्च यानी कि वैज्ञानिक अनुसंधान, या फिर ये साइंटिफिक मेथड, आपके सेम ही चीज है, बट जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है मैं वही लिखती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि। अब किस चीज की वैज्ञानिक विधि? रिसर्च की, अनुसंधान करने की वैज्ञानिक विधि क्या होती है, उसके चरण क्या होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि साइंटिफिक मेथड, रिसर्च करने का जो साइंटिफिक मेथड है उसके स्टेप्स क्या है, क्या होता है साइंटिफिक मेथड, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक मेथड पहले तो आप जान लीजिए कि एक प्रोसेस है। क्या है? प्रक्रिया है जो साइंटिस्ट लोग, वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, जिसका प्रयोग करते हैं टू स्टडी द वर्ल्ड, यानी कि संसार का अध्ययन करने के लिए, संसार की स्टडी करने के लिए साइंटिफिक लोग जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं उसे हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि। इतना क्लियर हो गया होगा आपको? तो मैं मतलब आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस सिंपली मीनिंग आप समझ लीजिए कि आपको एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करना है किसी चीज का। आप रिसर्च करने जा रहे हो, आपको विश्लेषण करना है, तो उस पद्धति में, ठीक है, आपको
सिस्टमैटिक तो होना ही है। जब रिसर्च कर रहे हो तो सिस्टमैटिक व्यवस्थित क्रम में सब चीजें करनी है, साथ में साइंटिफिक भी करोगे, यानी कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग भी करोगे, तो वो हो गया आपका साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। इसमें मैं बता दूं आपको 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला है आपका ऑब्जर्वेशन, जिसे हिंदी में अवलोकन कहते हैं, तो अवलोकन सभी लोग जानते होंगे। दूसरा है वेरिफिकेशन, तीसरा है जनरलाइजेशन। मैं तीनों चीजों को थोड़ा बता देती हूँ। जनरलाइजेशन को हिंदी में सामान्यीकरण कहते हैं। ऑब्जर्वेशन को अवलोकन कहते हैं। वेरिफिकेशन को एग्जैक्टली हिंदी में क्या कहते हैं, एक सेकंड में देख लूँ, क्योंकि एग्जैक्ट हिंदी मुझे इसकी याद नहीं आ रही है। गिव मी अ सेकंड प्लीज। सत्यापन आप इसे कह सकते हैं, सत्यापन कह सकते हैं, प्रमाणन कह सकते हैं, सिद्धकरण कह सकते हैं, सत्यापन सही है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जो साइंटिफिक मेथड होगा, क्वेश्चन बन सकता है, कहीं से भी बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखिए कि साइंटिफिक मेथड में क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि में ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑब्जर्वेशन, पहली बात ऑब्जर्वेशन अवलोकन, दूसरा है वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन, तीसरा है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण। ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों को याद रखिएगा। अब एक मैं छोटा सा बता दूं होता क्या है। ऑब्जर्वेशन तो आप अच्छे से जानते हो, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, उसको देखना। मान लीजिए कि आप एक बच्चे को देख रहे हो, वो खेल रहा है, तो दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव कर रहा है, ये आपको जानना है कि एक बच्चा जब खेलता है तो दूसरे बच्चे के, ये आपका अपना बच्चा है, सॉरी मान लीजिए इसका नाम राम है, आपको अध्ययन करना है कि राम दूसरे बच्चों के साथ कैसा बिहेव करता है जब वो खेलता है। तो आपको क्या करना है, राम से पूछोगे थोड़ी ना कि राम आप कैसा बिहेव करते हो जब दूसरे बच्चों के साथ खेलते हो, या फिर दूसरे बच्चे बहुत थोड़े अच्छे हैं या चंट हैं, जो भी कह दो, तो आप कहो कि राम आपके साथ कैसे बिहेव करता है, तो हो सकता है ये भी गलत बताएं, हो सकता है ये भी गलत बताएं। तो आप क्या करोगे, अवलोकन करोगे यानी कि ऑब्जर्वेशन करोगे और देखोगे कि राम इन लोग के साथ कैसा बिहेव कर रहा है जब खेल रहा है चुपचाप बैठ के। तो ऑब्जर्वेशन तो ये होता है, आप जानते हो। वेरिफिकेशन क्या होता है, आपने कोई चीज सर्च कर ली है ना, आपने कोई चीज सर्च कर ली है या आपने मतलब स्टडी कर लिए है, तो उसका आपको सत्यापन करना है, वेरीफाई करना है कि ऐसा होता है, ठीक है। फिर जनरलाइजेशन एक वर्ड होता है, सामान्यीकरण का मतलब होता है कि अगर आपने कोई रिसर्च की है ना, आपने रिसर्च की है कि अगर हम एक बच्चे को, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा, सामान्यीकरण मैक्सिमम हर जगह आपको लिख के आ जाता है, तो इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सामान्यीकरण का मतलब होता है, जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे आपने रिसर्च किया, मैंने रिसर्च किया, मान लीजिए कि अगर एक बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता, ठीक है, घर में इसे प्रेम नहीं मिलता है, घर में ये वंचित महसूस करता है, यानी कि इसे घर वाले हमेशा डांटते फटकारते रहते हैं, तो वो बच्चा करता है, उसका बिहेवियर बहुत एग्रेसिव यानी कि आक्रामक हो जाता है और वो दूसरे बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। ये मैंने किसके ऊपर अध्ययन किया, राम के ऊपर, है ना, राम के ऊपर अध्ययन किया। और अब इसके लिए जनरलाइजेशन का क्या मतलब हो गया कि मैंने सिर्फ राम पे किया था, लेकिन ये चीजें सभी के ऊपर लागू होनी चाहिए। अगर कोई श्याम के ऊपर कर रहा है, श्याम है वो भी प्रेम नहीं मिल रहा, घर पे वंचित है, घर वाले डांटते फटकारते हैं, तो उसका बिहेवियर भी यही हो। राम श्याम और किरण है, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, स्वाति है उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, अंकिता है उसके साथ भी ऐसा हो रहा है, या फिर जिसका भी आप सोच लीजिए। तो इसका मतलब है ये हो गया सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, यानी कि इनका रिसर्च
एक्सेप्टेबल होगा, साइंटिफिक मेथड इन्होंने यूज किया है ये कहा जाएगा, क्योंकि जनरलाइज हो रहा है। इन्होंने सिर्फ राम पे जो किया वो बाकी बच्चों पे भी मतलब आप कह सकते हो एक्सेप्टेबल है, ऐसा होता है। तो ये हो गया आपका जनरलाइजेशन। जो चीजें यहाँ पे समझ में नहीं आई होगी जरूर से पूछ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। चलिए, ये 3 चीजें आपने जान ली। अब आपको पढ़ने हैं स्टेप्स। स्टेप्स पढ़ने हैं साइंटिफिक मेथड के। साइंटिफिक मेथड यानी कि वैज्ञानिक विधि के स्टेप्स पढ़ने हैं, पूछे जा सकते हैं, इसलिए सारे स्टेप्स को आपको याद रखना है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यानी कि समस्या का क्या करना है आपको, पहचान करना है। इसको एज इट इज रख लीजिएगा। फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन, फॉर्मुलेट अ क्वेश्चन, आपने समस्या को मतलब आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तीसरा है डेवलप हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस यानी कि आपको परिकल्पना विकसित करनी है, परिकल्पना का निर्माण करना है। फिर टेस्ट हाइपोथेसिस, फिर आपको अपनी परिकल्पना का परीक्षण करना है। फिर कलेक्शन ऑफ डेटा, समंकों को आपको एकत्र करना है। फिर एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि समंकों का आपको विश्लेषण करना है। और सबसे लास्ट में है फिर आपको कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष देना है, या फिर आपको रिजल्ट कह सकते हैं, परिणाम देना है, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस भी, यानी फिर आपने जो टेस्ट किया था हाइपोथेसिस को उसको वेरीफाई करना है। तो ये आपके स्टेप हैं, इसको नोट कर लीजिएगा और एज इट इज इसको लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत ही इम्पोर्टेंट सा, कि साइंटिफिक मेथड के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपका साइंटिफिक मेथड का पूछा जाता है, विशेषताएं, और इससे क्वेश्चन बहुत बार बना है। 1 2, जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन इसमें कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है, वो आपको लर्न करनी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। रेप्लिकेबिलिटी, ठीक है, इसे कहते हैं अनुकरणीयता। सेकंड नंबर आपका है पार्सिमनी, जिसका मतलब होता है मितव्ययता। फाल्सिफिएबिलिटी, जिसका मतलब होता है मिथ्यापरिता। ठीक है, उसके बाद है आपका प्रेसिशन, इसे कहते हैं परिशुद्धि, परिशुद्धि, या फिर आप कह सकते हैं सुस्पष्टता। इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए क्या होती है इसको समझ लेते हैं। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर रिसर्च में
सिस्टमैटिक यानी कि क्रमबद्ध, ऑब्जेक्टिव आपका रिसर्च क्रमबद्ध है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव को क्या कहते हैं? एट द मोमेंट मुझे कोई चीज याद ही नहीं आती। वस्तुनिष्ठ कहते हैं इसको, वस्तुनिष्ठ। और इसका अपोजिट जो है वो है सब्जेक्टिव, जिसे हम व्यक्तिनिष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ व्यक्तिनिष्ठ होगा नहीं। तो आपने रिसर्च किया वो सिस्टमैटिक है यानी क्रमबद्ध है, ऑब्जेक्टिव है यानी वस्तुनिष्ठ है, और लॉजिकल है यानी कि तर्कपूर्ण है। तो ये तीनों चीज है, तो ये आपका रिसर्च रेप्लिकेबल होगा यानी कि अनुकरणीय होगा। और फर्दर रिसर्च अगर कोई करना चाहता है, आगे चल के रिसर्च करना चाहता है, तो आपके अगर आपका रिसर्च रेप्लिकेबिलिटी है, अनुकरण के योग्य है, ये तीनों चीजें हैं इसके अंदर, तो वो फर्दर रिसर्च में आपके रिसर्च का यूज कर सकता है। तो पहला जो करेक्टरिस्टिक्स होगा ये। दूसरा है पार्सिमनी यानी कि मितव्यता। मितव्यता का मतलब है कि बहुत ज्यादा टूल, यानी कि आपने रिसर्च किया, शोध कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा यंत्रों को आप मत यूज करो, बहुत ज्यादा टेक्निक्स जो तकनीकियां हैं बहुत तरीके की, उसे मत यूज करो। मतलब करो, बस इन सब चीजों में धन की बर्बादी, मनी की बर्बादी। पारसी मनी याद ना हो तो यहाँ से कर लेना, पारसी मनी मतलब धन की बर्बादी ना हो आप टूल टेक्निक्स में, और जितना हो सके सिंपल हो, जितना हो सके सिंपल हो, ये चीज लिख लीजिएगा। तो आपका ये हो गया पार्सिमनी। क्वेश्चन बनता है इसलिए बोल रही हूँ। फाल्सिफिएबिलिटी, फाल्सिफिएबिलिटी का मतलब होता है वैलिड, आपका रिसर्च क्या हो, वैध हो, फाल्स नहीं। ठीक है। प्रेसिशन यानी परिशुद्धि, स्पष्टता का मतलब होता है कि आपका जो रिसर्च है ना वो एक्यूरेट मेजरमेंट पे आधारित हो, एक्यूरेट मेजरमेंट पे आधारित हो, मतलब जो मापन किया गया है वो एकदम से शुद्ध हो, एक्यूरेट हो। ठीक है, तो ये आपका प्रेसिशन आएगा। इससे क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज गलती मत करिएगा, इसको समझ लीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बता दूंगी। ठीक है। देखिए मैंने एक चीज और बताया था कि कभी भी स्टूडेंट को शर्म नहीं करनी चाहिए, आप किस लेवल के हो, आप ISP हो ना, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो पूछने में शर्म नहीं करनी चाहिए कि अरे मैं तो IS हूँ और दूसरा वाला IS है, मैं इससे कैसे कोई चीज पूछूं, क्यों पूछूं, क्योंकि मैं भी तो IS ही हूँ, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट या लर्नर, लर्नर का मतलब ही होता है कि सीखने वाला, और हम लाइफ टाइम के लर्नर हैं। अगर हमें कभी भी कोई चीज समझ में ना आए, तो अगर आपको अपने 5 साल के बच्चे से भी पूछना पड़े, मैं करती हूँ इसलिए आपसे बोल रही हूँ, 5 साल के बच्चे से भी पूछना पड़े कि बेटा ये वाली चीज तुमको पढ़ाई जाती है ना, तो इसका क्या मीनिंग होता है, मुझे ब्रिंजल का मतलब नहीं आता, मुझे नहीं पता कि बैगन को ब्रिंजल कहते हैं, मेरे 5 साल के बच्चे को आता है, तो अगर मैं इससे पूछ लूंगी तो छोटी नहीं हो जाऊंगी, है ना, मेरा ज्ञान कोश बढ़ेगा। ठीक है, तो कोई भी चीज कभी समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं टाइप्स को पढ़ाऊंगी साइंटिफिक मेथड, जिसमें एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लेनेटरी और डिस्क्रिप्टिव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।